नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। आरसीपी सिंह का जेडीयू से हुआ इस्तीफा। समझ रहे हैं, आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। आरसीपी सिंह जो कि एक समय बिहार के राजनीति में बहुत बड़े कद्दावर नेता, नंबर 2 के नेता माने जाते थे सरकार में। जी हाँ, एनडीए सरकार में नंबर 2 के नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह का क्या इस तरीके से राजनीतिक विदाई होगी, यह कभी आरसीपी सिंह ने भी नहीं सोचा था। लेकिन यह राजनीति का दस्तूर है कि कौन सी पत्तें कब खेली जाएगी राजनीति में, यह आरसीपी सिंह समझने में नाकामयाब रहे। आरसीपी सिंह का जो आज राजनीतिक रूप से हस्र किया गया जेडीयू में, इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर आरसीपी सिंह बिहार के राजनीति में आज हाशिए पर क्यों खड़े हैं? वो एक ऐसे केंद्र बन गए जहां से कि उन्हें हर पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है अपने अनुसार। आज मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि आरसीपी सिंह का अब क्या होगा। आरसीपी सिंह अब तक जो भी कार्य करते आए हैं, जितने भी जेडीयू के संगठन को उन्होंने खड़ा किया था, पंचायत से लेकर प्रखंड तक और प्रखंड से लेकर प्रदेश तक, जेडीयू की जो भी संगठन है दिख रही हैं, वो आरसीपी सिंह का ही खड़ा किया हुआ यह संगठन है। चाहे उन्होंने जाति के नाम पर लोगों को संगठित किया है, चाहे विकास के नाम पर, चाहे सुशासन के नाम पर, जिस तरीके से भी उन्होंने संगठन को खड़ा की, उस संगठन में सबसे बड़ा योगदान आरसीपी सिंह का है। लेकिन उसी संगठन के अभी कर्ता धर्ता यानी कहिए सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं। ललन सिंह किस तरीके से संगठन को चला रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं में यह साफ पता है कि संगठन के भी वर्तमान में क्या स्थिति है। लेकिन आरसीपी सिंह की विदाई कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं को खलेगा कि आज आरसीपी सिंह इस तरीके से आरोप लगाकर, जेडीयू ने जिस तरीके से उनके साथ गंदा राजनीति की कि आपने इतने प्लॉट खरीदे, इतने जमीन खरीदे, कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे, बेटी के नाम से खरीदे, खुद के नाम से खरीदे, पत्नी के नाम से खरीदे। तो मैं आपको आज जो बता रहा हूँ इस राजनीतिक विश्लेषण में, मैं आपको बता रहा हूँ कि आरसीपी सिंह एक आईएएस अधिकारी रहे हैं। और सोच लीजिए कि एक आईएएस अधिकारी का जो भ्रष्टाचार का भी जो कल्चर रहता है, बहुत ही लीगल प्रूफ रहता है। यानी उन्होंने कुछ अगर इधर उधर कर अगर धन संचय भी किया है तो पूरा वो लीगल होगा। और जेडीयू इस तरीके से आरसीपी सिंह पर हमलावर थी कि उन्होंने एक टीम को लगा दिया था कि किस तरीके से आरसीपी सिंह को भ्रष्ट दिखाया जाए। उसके बाद आरसीपी सिंह या तो पार्टी से त्यागपत्र दे देंगे, नहीं तो वो पार्टी के नजर में गिरा दिए जाएंगे। इस प्रकरण पर अगर सबसे ज्यादा कोई मौन है तो वह बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार मौन है। तो मैं आपको बताते चलूं कि नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति में अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं अपने सहयोगियों के साथ। यानी नीतीश कुमार के साथ जो भी लोग साथ चलते हैं उन्हें वो साथ लेकर चलते रहते हैं, फिर लोग उनसे नाराज होते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं। जो हाल आज आरसीपी सिंह का है वही हाल कभी अभी वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का हुआ करता था। आज ललन सिंह जहां हैं वहां कल आरसीपी थे, और जहां आज आरसीपी हैं वहां कभी ललन सिंह हुआ करते थे। नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स समझिए कि उस समय आरसीपी सिंह को साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे और आज ललन सिंह को लेकर साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह ने एक समय था जब विद्रोह किया था जेडीयू के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ, वैसा विद्रोह आरसीपी सिंह ने ना कर एक मर्यादित भाषा में उन्होंने कहा कि मैं एक नया पार्टी बनाऊंगा और गांव गांव गली गली सड़क सड़क तक मैं घूमूंगा और लोगों को बताऊंगा। और इस पूरे त्यागपत्र के बाद जिस तरीके से वो नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे, बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा सिग्नल है। और बीजेपी इस राजनीति को मैं आपको बताते चलूं कि दिल्ली दरबार में पूरी चर्चा है सूत्रों से कि बिहार सरकार के 6 मिनिस्टर यानी 6 बिहार सरकार के 6 मंत्रियों पर ईडी की नजर है। उसमें अगर चर्चा जैसा चल रहा है कि जल संसाधन विभाग के मंत्री जो संजय झा हैं उन पर कभी भी ईडी शिकंजा कस सकती है। पूरे पॉलिटिकल पंडित भी कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में ईडी का जो कार्रवाई चल रहा है, ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, पहले सबूत इकट्ठा करती है उसके बाद कार्रवाई करती है, इस तरीके से साफ स्पष्ट हो रहा है कि ईडी बहुत सिंसियरली लगी हुई है
नीतीश कुमार की पार्टी पर, एनडीए गवर्नमेंट में, ताकि वो पूरे इंडिया में, पूरे भारतीय राजनीति में एक मैसेज दे सके कि ईडी सत्ता पक्ष और विपक्ष देखकर कार्रवाई नहीं करती, वह जो कार्रवाई करती है वह निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती है। तो इस कार्रवाई पराक्रम में ईडी हमें लगता है कि जेडीयू को ही बलि का बकरा बनाएगी, और जरूर बनाएगी, क्योंकि ईडी को साफ लगता है कि जिस तरीके से 6 मंत्रालयों, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, पूरी पॉलिटिकल पंडितों में चर्चा है कि नीतीश सरकार के 6 मंत्रियों पर ईडी की नजर है। जिस तरीके से उसमें कुछ अफसर भी हैं उस मंत्रालय के, लेकिन 6 मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, और आरसीपी सिंह के लिए यह बहुत ही रोचक होगा। बीजेपी को आरसीपी सिंह को इस्तेमाल करेंगे, आरसीपी सिंह को इंडिपेंडेंट होकर खड़ा कर दिया जाएगा बिहार के राजनीति में, और जान ही रहे हैं कि वो जिस जाति से आते हैं उसी जाति से नीतीश कुमार भी आते हैं। तो अब नीतीश कुमार का जब करियर ढलान पर है, तो बीजेपी आरसीपी सिंह को हाइप देने की कोशिश करेगी। जी हाँ, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में चिराग को बीजेपी ने खड़ा कर जेडीयू को छिल दिया था, यानी पॉलिटिकल छिलाई कर दी थी, कि जो जेडीयू कभी 100 के पार हुआ करती थी वह 50 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई। इसी तरीके से आरसीपी सिंह को खड़ा कर 2025 में छीलने की योजना हो या 2024 में छीलने की योजना हो, लेकिन बीजेपी कोई योजना पर काम कर रही है, और आरसीपी सिंह को भी पता है कि हमारा पॉलिटिकल कैरियर लंबा है और भविष्य जो है भाजपा ही है, तो किसी तरीके से नीतीश कुमार को कैसे डैमेज पहुंचाया जाए, उसी रणनीति पर आरसीपी सिंह काम करेंगे। और आरसीपी सिंह जब नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, तो सरकार में क्या चल रहा है, सरकारी नेताएं क्या कर रहे हैं, ये सारा खबर दिल्ली दरबार पहुंचाते होंगे। और दिल्ली दरबार तो जानते हैं जिस तरीके से बिहार के राजनीति में ईडी का वर्चस्व बढ़ रहा है, और वर्चस्व बढ़ने का कारण है कि ईडी ने पहले का ईडी भी, अब वो प्रवर्तन निदेशालय भी नहीं रहा। ईडी आजकल क्या कर रही है, पहले सबूत इकट्ठा करती है, फिर रेड करती है, फिर उठा लेती है, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। तो वर्तमान राजनीति में ईडी से तो सभी नेताओं को डर लग ही रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जब यह हश्र हो सकता है, तो सोच लीजिए कि जेडीयू कहां टिक पाएगी। यह पूरी कहानी जो रची जा रही है, दिल्ली दरबार से नजर टेढ़ी है नीतीश कुमार पर, क्योंकि टेढ़ी नजर इसलिए है कि जैसे ही अमित शाह ने बिहार आया, जो आप हाल ही में जो पूर्व का कार्यक्रम आपने देखा था, कि जिस तरीके से भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी संगठनात्मक संगठनों का यहाँ बैठक बुलाई थी, उसके बाद जैसे ही अमित शाह यहाँ से गए कि एनआईए का दफ्तर पटना में खुलने वाला है, लोगों को, बहुत कम लोगों की जानकारी है कि एनआईए का दफ्तर अब पटना में खुलेगा। और एनआईए समझ रहे हैं कि मतलब गृह मंत्रालय बिहार का नीतीश कुमार के पास है, और नीतीश कुमार चू चा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एनआईए पटना में दफ्तर खोलेगी, अपने हिसाब से वो मॉनिटरिंग करेगी, जो आतंकी गतिविधि, देश विरोधी गतिविधियों की वो जांच करती रहेगी। जब एनआईए पटना में ऑफिस खोल लेगी, तो सोच ही सकते हैं कि यही अगर नीतीश कुमार आज प्रखर होते, ज़्यादा विधायकों की संख्या होती, तो एनआईए का दफ्तर खुलने का बिहार में पुरजोर विरोध करते, क्योंकि नीतीश कुमार इतने मौने और इतने बौने कभी नहीं हुए थे। लेकिन जिस तरीके से आरसीपी प्रकरण बढ़ा है, और राजनीतिक बिहार का दिलचस्प होगा, लेकिन आरसीपी सिंह को हाइप दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा उन्हें भरपूर इस्तेमाल करेगी। और नई पार्टी बनाकर, जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने कहा है, सड़क से लेकर मैं गांव-गांव तक जाऊंगा और नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे, तो इस तरीके से नीतीश कुमार का विरोध नीतीश कुमार के नंबर 2 के ही नेता से करवाना बीजेपी की अलग रणनीति है। और बीजेपी यहाँ पूरा मजे ले रही है किसी तरीके से जेडीयू का। अब क्या होगा, लेकिन आरसीपी सिंह के जेडीयू से बाहर जाने के बाद संगठन तो कमजोर हो गई है। संगठन के लोग अब खुलकर सामने आने लगेंगे, और जेडीयू के लोग ही जेडीयू पे हमलावर दिखेंगे। मैं आगे भी अब आपको बताते रहूंगा किस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा होगा बिहार में, किसी तरीके से पटना में जब एनआईए की दफ्तर खुलेगी तब क्या होगा नीतीश कुमार को। जैसा पॉलिटिकल पंडित चर्चा चला रहे हैं कि अब ईडी बिहार में नजर है, अब ईडी का कौन से मंत्री, कौन से मंत्रालय, कौन से अधिकारी कब खींचा जाए बिहार के राजनीति में, यह कहना संभव है। होगी यह कहानी, लेकिन जो भी होगा बहुत दिलचस्प होगा। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ। अगर आप ये फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।